सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं अंशुल भट्ट और आज हम बात करेंगे PSIR स्ट्रैटेजी पे। कई लोगों का मेरे पास मैसेज आया था कि एक PSIR स्ट्रैटेजी आप बताइए। ऑल्दो मुझे लगा था कि इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि पहले भी बहुत सारे लोगों ने स्ट्रैटेजीज़ बताई हैं। लेकिन मुझे लगा आई शुड एटलीस्ट थ्रो सम लाइट ऑन सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस दैट हैव बीन बॉदरिंग आवर स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि नोट्स, चलो इसको छोड़िए, हम करते हैं इस वीडियो को दो पार्ट में रखते हैं। फर्स्ट वाले में हम रखते हैं कि प्रिपरेशन कैसे करें, और सेकंड में हम रखेंगे कि हम लोग आंसर राइटिंग जो होगी PSIR की वो कैसे करें। प्रिपरेशन में सबसे पहले तो आप ये देखिए आपको PSIR लेना है और क्यों लेना है। तो और मतलब ऑप्शंस का तो मैं कह सकता हूँ, लेकिन PSIR का स्पेसिफिकली अगर मैं कहूँ तो एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें से टॉपर्स निकल रहे हैं, इसमें आंसर इसमें जो मार्क्स मिलते हैं वो ठीक ठाक मिलते हैं। और ऑल्दो इस साल थोड़ा सा हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा डाउन स्केल हुआ है, ऐसा लोग कह रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोगों के मार्क्स PSIR में कम ही रहे हैं इस बार। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि फ्यूचर में भी यही ट्रेंड रहे। और जो PSIR की सबसे बड़ा एडवांटेज है जो मुझे लगता है वो यही है कि इसमें एक बहुत मेजर पार्ट ऑफ द सिलेबस है वो ओवरलैप होता है, और सिर्फ GS2 से ओवरलैप नहीं होता, ये GS1 से भी ओवरलैप होता है, और बिल्कुल थोड़ा सा पार्ट GS4 से भी ओवरलैप होता है, जो इंटरनेशनल फंडिंग वगैरह का जो पार्ट है। और इसमें से कई सारी चीज़ें ऐसी हैं, कई सारे एग्जाम्पल्स ऐसे हैं जो कि आप अपने एस्से में भी लिख सकते हो। कई सारी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के एग्जाम्पल्स ऐसे हैं, या फिर हम बात करें कि वर्ल्ड वॉर 1 की, वर्ल्ड वॉर 2 की बात करें, जो कि हम लोग पढ़ते हैं ग्लोबलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स में। हम लोग कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में थोड़ा बहुत उसका पार्ट पढ़ते हैं, और जब हम लोग कोल्ड वॉर वगैरह के बारे में पढ़ रहे होते हैं स्पेशली अपने पेपर 2 के लिए, तो वो सब चीज़ें, वो सारे एग्जाम्पल्स भी आप अपने एस्से में यूज़ कर सकते हो। तो अगर हम देखें तो GS1 का, GS2 का, एस्से का और GS4 का थोड़ा सा पार्ट कहीं ना कहीं हमारे PSI ऑप्शन से ओवरलैप होता है। तो अगर आप PSI ऑप्शन लेते हैं तो डेफिनेटली आपको इसमें हेल्प मिलेगी। और दूसरा जो लोग कहते हैं कि ड्रॉबैक है PSI ऑप्शन का, वो ये है कि इट इज़ इवॉल्विंग, इट इज़ एवर चेंजिंग, है ना। पैलेस्टीन इसराइल के बीच में टसल हुई है तो वो न्यूज़ बन गया है, बाकी कहीं और पे जैसे अजरबैजान आर्मीनिया के बीच में टसल हुई थी तो वो न्यूज़ बन गया था। तो ऐसे होता है कि इट इज़ एवर इवॉल्विंग, एवर चेंजिंग। तो यू हैव टू बी ऑन योर टोज, आपको न्यूज़ फॉलो करते रहना है, आपको अपने नोट्स अपडेट करते रहना है। तो ये थोड़ा सा लोग मानते हैं कि एक नेगेटिव पॉइंट है व्हेन कंपेयर टू सब्जेक्ट्स लाइक सोशियोलॉजी और हिस्ट्री। लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, GS2 के लिए इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ रहे हैं, तो आई थिंक दैट इज़ वेल एंड गुड, आप PSIR के लिए भी उसको कवर कर सकते हैं। तो दैट इज़ नॉट एन इशू। अगर हम लोग स्पेसिफिकली पेपर वाइज आए, हम सोर्सेज की ही बात कर लें, तो मुझे लगता है कि मैं आपको बेसिक ओवरव्यू दे दूं। तो लोग नोट्स से पढ़ते हैं, एक कोचिंग के नोट्स हैं जो सब लोग यूज़ करते हैं। आई थिंक अगर आपको ठीक लग रहा है, यू फाइंड देम स्ट्रक्चर्ड, ऑर्गेनाइज, तो आप उससे पढ़ें। और अगर आपको लगता है कि नहीं, कहीं ना कहीं कुछ मिसिंग है, जो कि मुझे भी लगा कि हर चीज़ हर नोट्स में हो नहीं सकती, तो आप क्या कर सकते हैं, 2-3 इंस्टीट्यूट्स के नोट्स ले लो और उनको कंपेयर करो, जहाँ पे जो चीज़ ज़्यादा बेटर है वो चीज़ वहाँ से आप पढ़ लो। ठीक है, दैट इज़ अबाउट नोट्स। और अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है, इफ़ यू हैव अ ईयर और 2 ईयर्स और 2 और 3 ईयर्स, अगर आप ग्रेजुएशन में अभी, तो मुझे लगता है सबसे ज़्यादा इसमें बेनिफिट आपको होगा अगर आप बेसिक टेक्स्ट बुक्स पढ़ें। तो उससे क्या होगा, आपके जो बेसिक लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, आपका जो ये फाउंडेशन है वो काफ़ी अच्छा होगा, और इससे आपको आगे भी हेल्प मिलेगी। तो अगर हम बात करें बुक्स की, आपको सबको पता होगा कि अगर आप पॉलिटिकल थ्योरी पे देखें तो OP गौबा सब लोग पढ़ते हैं, और फिर राजीव भार्गव की है इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी, वो सब लोग पढ़ते हैं। वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट का भी और इंडियन पॉलिटिकल थॉट के भी 2-4 ही ऑथर्स हैं जो सब लोग पढ़ते हैं। आप वो पढ़ सकते हैं अगर आप चाहते हैं। लेकिन अगर आपको थोड़ा और डेप्थ में जाना है तो मैं कहूँगा कि आप सर्च करिए BA प्रोग्राम सिलेबस, दिल्ली यूनिवर्सिटी, या फिर BA पॉलिटिकल हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स सिलेबस, दिल्ली यूनिवर्सिटी। उनका सिलेबस डाउनलोड कीजिए और उसमें आप देखेंगे कि नीचे एसेंशियल्स रीडिंग, एडिशनल रीडिंग्स लिखा रहता है, वहाँ पे बुक्स के नाम रहते हैं। तो अगर आपको लगता है कोई टॉपिक में आपकी रुचि है या आपको थोड़ा ज़्यादा पढ़ना है, तो आप वो एडिशनल रीडिंग्स या एसेंशियल रीडिंग्स में से वो बुक्स उठा सकते हैं। बुक्स आपको आराम से इंटरनेट में मिल जाएगी, और यू कैन गो टू अ लाइब्रेरी, उसकी फ़ोटो कॉपी आप करा लें या लाइब्रेरी में ही पढ़ लें, तो दैट विल टेक केयर ऑफ थिंग्स। ऐसी बुक्स हो गई। अगर हम बात करें पेपर 2 के, हम लोग बात करें कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के, उसमें तो एक बुक है ग्लोबलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स, स्मिथ एंड बेरीज की, जो सब लोग पढ़ते हैं। ठीक है, ऐसी करके बहुत सारी बुक्स हैं। ऑल्दो आप लोगों को पता है बुक्स के नाम, आपने और टॉपर से नहीं बोले, तो मैं उस पर ज़्यादा वक्त ज़ाया नहीं करूँगा। आप वो सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं। और कई लोग सोचते हैं कि हम लोग नोट से ही पढ़ लें। अगर आपको लग रहा है नोट से ही पढ़ने से ठीक हो रहा है तो ठीक है, नोट से ही पढ़ लो आप।
लेकिन आपको क्या करना है, वो जो बुक्स के नाम है वो ज़रूर अपने आंसर्स में मेंशन करो। और स्पेसिफिकली मतलब ऐसे टेक्स्ट बुक्स के नाम आप ना करो, लेकिन जो पहले जो हम कहते हैं ना मैग्नम ओपस लिखते हैं, जो बड़े बड़े ऑथर्स हो गए, जैसे केनेथ वॉल्श की कोई बुक हो गई, या फिर मॉर्गन की कोई बुक हो गई, तो उनको अगर आप अपने आंसर्स में कोट करो तो दैट वुड बी रियली नाइस। और जैसे आप पेपर 1 में आप इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स उस पर ही आप ले लो, तो आप जैसे DPSP पे कोई आंसर लिख रहे हो, तो राजीव भार्गव ने ही एक बुक एडिट करी थी, उसका नाम जहाँ तक मुझे याद है शायद एथिक्स एंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन समथिंग इस तरह से, काफ़ी टाइम हो गया मैंने पहले पढ़ी थी। तो उसके इंट्रोडक्शन में उन्होंने DPSP पे काफ़ी अच्छा एक आर्टिकल लिखा था, तो वो चीज़ आप अपने आंसर्स में कोट कर सकते हो, ठीक है। और एथिक्स एंड पॉलिटिक्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है शायद उसका नाम। और वैसे ही उसमें फिर और भी अलग अलग ऑथर्स के उसमें आर्टिकल्स हैं, और वहाँ से आप उसकी लाइंस कोट कर सकते हो, उन ऑथर्स का नाम कोट कर सकते हो। या फिर आप वो सब छोड़िए, आप जैसे अर्बनाइजेशन ही पढ़ रहे हैं, तो अर्बनाइजेशन के आप आंसर लिख रहे हैं, जैसे आप लिख रहे हैं कि IGP में ही पेपर 1 पार्ट B में आप लिख रहे हैं लोकल सेल्फ, जो अर्बन बॉडीज़ होती हैं, सेल्फ गवर्निंग बॉडीज़ होती हैं, उनके बारे में लिख रहे हैं। तो जहाँ तक मुझे याद है शायद मिस्टर फिरोज गांधी ने एक बुक लिखी थी अर्बनाइजेशन पे, आप उसको कोट कर सकते हैं। और ज़रूरी नहीं कि आपने सारी बुक्स पढ़ी हुई हो, आप इसमें क्या कर सकते हैं, आप रिवर्स इंजीनियरिंग भी कर सकते हैं। जैसे आपको लगता है कि कोई टॉपिक है और आपका वो अच्छे से तैयार नहीं है, तो आप वो क्या करो, वो टॉपिक का सिलेबस से कीवर्ड उठाओ, गूगल में डालो और उसके आगे लिखो बुक, तो आप देखोगे कि उससे रिलेटेड बुक्स आ जाएंगी। उसमें से जो टॉप के बुक्स हैं उनको देखो, आप उनका रिव्यू पढ़ लो, और फिर उसको आप अपने आंसर्स में लिख सकते हो, उसको अपने नोट्स में ऐड कर सकते हो। तो ऐसे रिवर्स इंजीनियरिंग करके आपके आंसर्स काफ़ी अच्छे हो जाएंगे। और हम लोग, अगर मैं टिप्स की बात करूँ कि आपको पेपर वाइज अगर मैं कोई टिप्स दूँ, तो जो पेपर 1 सेक्शन है पॉलिटिकल थ्योरी का, उसमें तो सबसे बड़ी टिप यही होगी कि कीप योर रिसोर्सेज लिमिटेड। क्योंकि कहते हैं ना कि पॉलिटिकल साइंस इज एन एंडलेस एंड बाउंडलेस ओशन, तो आप पढ़ते रहोगे, स्पेशली पॉलिटिकल थ्योरी, वो कभी ख़त्म नहीं होगा। आप मतलब आप चाहो तो 1 साल तक आप जस्टिस ही पढ़ सकते हो। तो यू हैव टू मेक श्योर कि आप अपनी बाउंड्री सेट करो, कहीं ना कहीं लिमिट लगाओ। और इसमें सबसे बड़ा आपका हेल्पिंग हैंड होगा, आपका सबसे बड़ा गाइड होगा PYQs। तो आप PYQ देखो, उसके हिसाब से फिर अपने जो रिसोर्सेज हैं उनको लिमिट करो, स्पेशली फॉर पेपर 1 पार्ट है, दैट इज़ पॉलिटिकल थ्योरी, और बाकी हमारे जो इंडियन पॉलिटिकल थॉट और वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट हो गया। और अगर मैं पेपर 1 पार्ट B की बात करूँ, दैट इज़ इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, तो इसमें मैं तो आपको 2 टिप्स दूंगा। एक तो है कि सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल्स, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स, और सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स, रिकमेंडेशंस कमिटीज़ की, ये 2-3 चीज़ें हैं, इसको आप टिप्स पे रखो। और जो रिपोर्ट्स होती है गवर्नमेंट्स की, उनको अपने टिप्स पे रखो, और ये चीज़ अपने आंसर्स में हाईलाइट करो। मैंने जब लिखा था पहली बार, तो शायद मेरे IGP में नंबर इसलिए कम हुए थे क्योंकि मुझे ऐसे रटा नहीं जाता था मुझसे कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल्स का, तो मैं लिखता ही नहीं था, या लिखता था बहुत कम लिखता था, जैसे बेसिक आर्टिकल 21, आर्टिकल 19 लिख दिया। लेकिन बाद में फिर जब मैंने अपना दूसरा बार दिया था पेपर, तो मैंने मेक श्योर करा था कि कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल में एक लिस्ट बनाऊँ और उनको मैं अच्छे से याद करके जाऊँ। तो मैंने ये नोट्स शेयर भी करे थे अपने GS2 के जो मेरे नोट्स हैं, उसमें लास्ट में मैंने एक इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल की लिस्ट बनाई थी, तो वो मैंने शेयर भी करा है मेरे टेलीग्राम चैनल पे, आप चाहो तो आप जाके देख सकते हो। और इसी से अगर मैं रिलेटेड कहूँ एक और चीज़, तो नोट्स हैं इसके, PSIR के ही नोट्स हैं, टॉपर्स ने वो बनाए थे, उन्होंने बिल्कुल शॉर्ट में, क्रिस्प में, समरी टाइप की बनाई है, वो भी मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड करा हुआ है। आप चाहें तो आप उसको जाके भी देख सकते हैं, दैट विल बी रियली हेल्पफुल, ठीक है। और फिर जो मैं दूसरी टिप इसमें आपको दूंगा कि IGP में आप क्या कर सकते हैं, आप सेफोलॉजिस्ट हो गए थोड़े, जैसे हमारे मतलब जितने भी 2-3 जो फेमस हैं इंडिया के, वो देख लो, या फिर शेखर गुप्ता जी का एक आता था पहले, कट द क्लटर, पहले मैं देखता था काफ़ी द प्रिंट में, यूट्यूब में, तो उसमें उन्होंने क्या करा था, एनालाइज करे थे इलेक्शंस। आपको पसंद नहीं है कोई और एनालिसिस देख लो इलेक्शंस का, स्पेशली जो स्टेट में इलेक्शंस होते हैं, जो नेशनल इलेक्शन होता है, उसका एनालिसिस कि कहाँ पे क्या वोट पड़े, ठीक है, और क्या वोटिंग का ट्रेंड क्या रहा, कहाँ पे कौन सी पार्टी जीती, कहाँ पे रीजनल पार्टीज़ का दबदबा रहा, कहाँ पे नेशनल पार्टीज़ का दबदबा रहा। तो उससे क्या होगा ना, आपकी इलेक्शंस की एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी, और जो फिर IGP की जो क्वेश्चंस होंगे ना, आप उसमें अगर ये चीज़ एक डाल दोगे कि वहाँ पे इलेक्शन हुआ था, वहाँ पे इस तरह से वोटिंग हुई थी, तो हम कह सकते हैं कि अभी भी क्लास डिस्टिंक्शन या कास्ट डिस्टिंक्शन एक मेजर फैक्टर है या फिर नहीं है वोटिंग में या फिर इंडियन पॉलिटिक्स में। तो मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक आपके आंसर्स अच्छे हो जाएंगे।
और एक ना अलग पर्सपेक्टिव भी आएगा, और एग्जामिनर को भी लगेगा कि आपने थोड़ा अलग हट के लिखा है आंसर, तो दैट वुड बी रियली हेल्पफुल। और कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की अगर मैं पेपर 2 की अगर मैं बात करूँ, पूरी की जनरल की बात कर लेते हैं, तो मुझे लगता है इसमें अगर आप अगर इसमें थ्योरी और जो अभी इंटरनेशनल हैपनिंग्स हो रहे हैं उनको रिलेट करके लिखोगे तो दैट वुड बी रियली नाइस। कि जैसे कहीं पे वॉर हो रही है या फिर कहीं पे कोई टसल चल रहा है, कोई कन्फ्लिक्ट हो रहा है, तो उसमें रियलिज्म और उसमें लिबरलिज्म का थोड़ा सा रिलेट करके आप लिखो, ठीक है। फिर इसमें ही अगर मैं बात करूँ, मैं जब पहली बार दिया था तो इसमें शायद मेरे 145 नंबर आए थे, दैट इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट। तो मुझे लगता है वो इसीलिए आए थे क्योंकि मैंने इसमें स्कॉलर्स का काफ़ी अच्छे से यूज़ करा था, इसमें मैंने बुक्स का काफ़ी अच्छे से यूज़ करा था, और आप देखेंगे कि जो करंट हैपनिंग्स होती हैं वो भी आ जाती हैं इसमें। तो आप क्या कर सकते हैं, अगर आपने बहुत अच्छे से न्यूज़पेपर फॉलो नहीं करा है लेकिन आपको पता है मेन टॉपिक्स है, इंडिया फ्रांस का एक बार चला था काफ़ी, ठीक है। अभी आपको पता है कि 2-3 जगह कन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, उसके क्वेश्चंस आएंगे। तो आप क्या करो, वो टॉपिक का नाम डालो इंटरनेट पे, और उसके बाद ORF या HAWS या CLAWS या IDSA जो भी थिंक टैंक है उसका नाम डालो, और फिर उन थिंक टैंक से आप आर्टिकल उठाओ और देख लो कि किसने आर्टिकल लिखा है, कौन से ऑथर ने लिखा है। तो क्या करो, आप नोट्स में अपने बस एक ऑथर का नाम और उसकी जो पूरी समरी है आर्टिकल की 1 या 2 लाइन में वो लिख लो। और आपको ऐसा हर टॉपिक के लिए नहीं करना, जो आपको लगे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है 10-15 उसके लिए कर लो, तो आपके पास काफ़ी अच्छे वैल्यू एडेड और वैल्यू एनरिच्ड जो एनरिच नोट्स होते हैं वो तैयार हो जाएंगे, तो उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। और इसी तरह से आपको बनाने अपने एनरिच नोट्स, जो मैं बात करता टॉपर्स ने नोट्स बनाए थे, तो वो मेरे टेलीग्राम चैनल पे आप देखना, मतलब उतना तो बेयर मिनिमम है कि सबको आना चाहिए, और उसके बाद फिर आपको अपने एनरिच नोट्स और बनाने हैं, और वो आप किसी का देख भी सकते हैं, लेकिन मैं प्रेफर करूँगा कि आप खुद बनाएं उसको, और उसे थोड़ा लें, थोड़ा कॉपी करें, एमुलेट करें और अपना भी उसमें ऐड करें। और ये आप कैसे कर सकते हैं कि आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो आपने न्यूज़पेपर में से मेन लाइन उठाई और उसके नीचे ऑथर का नाम लिख दिया, और फिर आपको पता होना चाहिए कि 2-4 तरह के ऑथर्स हैं, वो थोड़ा सा रियलिस्ट पर्सपेक्टिव से लिखते हैं, थोड़ा हॉकिश पर्सपेक्टिव से लिखते हैं, कुछ लोग हैं जो एक लिबरल पर्सपेक्टिव से लिखते हैं, कुछ लोग हैं डॉबिश पर्सपेक्टिव से लिखते हैं। तो अगर आपको उनकी एग्जैक्ट लाइंस भी नहीं पता तो आप उनका व्यू कोट कर सकते हो अपने आंसर्स में, तो उससे काफ़ी आपके आंसर्स को क्रेडिबिलिटी मिलती है, तो आप वो कर सकते हो। और बाकी और एनरिच करने के लिए मैं कहूँगा कि जो टॉपर्स के नोट्स हैं, नोट्स या फिर नोट्स छोड़िए, आप टॉपर की जो आंसर कॉपीज़ हैं उसको आप एक बार पढ़ लेना, तो उससे क्या होगा ना, आप जब पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि हाँ इस तरह से आंसर्स लिखने हैं, और दूसरा फिर आपको उसमें कोई अच्छा पॉइंट मिलेगा तो आप उसको अपने नोट्स में भी ऐड कर सकते हो। अगर आप इसके नोट्स खुद नहीं बना रहे हो दैट इज़ वेल एंड गुड, मैंने भी इतने कुछ नोट्स नहीं बनाए थे, बस रिविजन के टाइम जल्दी जल्दी थोड़ा लिख के शॉर्ट नोट्स जो बनते हैं वो बना लिया था। तो आपको क्या करना है, आप जो आपके पास जो कोचिंग के नोट्स होंगे उसमें ऊपर थोड़ा थोड़ा ऐड कर लो, या फिर अलग A4 साइज की लूज शीट्स ले लो और उसमें ऊपर टॉपिक लिखो और नीचे एनरिच नोट्स जो मतलब आप लिख रहे हो कहीं से ढूंढ रहे हो वो कर लो, तो उससे हेल्प हो जाएगी आपकी। तो मेरे ख्याल से ये जनरल चीज़ें हैं जो प्रेपरेशन में आपको हेल्प करेगी, थोड़ी मैंने टिप्स दे दी हैं, क्योंकि यार आप देखोगे PSIR के बहुत सारी स्ट्रैटेजीज़ हैं और सिर्फ टॉपर्स नहीं, टीचर्स ने भी बनाई हैं। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में देखना है, हर एक बुक के बारे में जानना है कि हर एक टॉपिक के लिए कौन सी बुक पढ़नी है, कौन से नोट्स पढ़ने हैं, तो आई थिंक आप उधर जा सकते हो। उसके बाद फिर यू कैन कम बैक टू दिस वीडियो, तो थोड़ा एक ब्रशअप भी हो जाएगा और थोड़ा सा एक पर्सपेक्टिव भी मिल जाएगा कि कैसे आगे बढ़ना है। और दूसरी अगर हम बात करें आंसर राइटिंग की, तो आंसर राइटिंग के लिए मतलब दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि आपने कुछ पढ़ा हो ना पढ़ा हो, आंसर आपको अच्छे लिखने हैं, ऑल्दो मतलब पढ़ना ही पड़ेगा आपको, तभी आंसर अच्छे लिख पाओगे। तो अगर हम इसकी बात करें तो इसमें आंसर राइटिंग में सबसे पहले तो आप देखोगे PYQ, ठीक है, आपको देखना है PYQ में आपको एनालाइज करना है कि कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं, कौन से टॉपिक से ज़्यादा आ रहे हैं, तो वो आपको अच्छे से करना है। आपने अभी देखा होगा कुछ टॉपिक से जिससे क्वेश्चन नहीं पूछ रहे थे लेकिन अब फिर उससे क्वेश्चन आ गए हैं, तो कई बार ऐसा होता है पिछले साल जिससे क्वेश्चन नहीं पूछे इस साल उससे क्वेश्चन पूछ लेंगे, तो ऐसा आपको एक हॉलिस्टिकली पूरा सिलेबस कवर करना है, ये एक चीज़ हो गई। और दूसरा PYQ में आप देखेंगे कुछ क्वेश्चन होते हैं जो रिपीट होते हैं, जैसे जस्टिस से रिलेटेड क्वेश्चन होगा वो रिपीट होगा, ठीक है, रॉल्स की थ्योरी वाला क्वेश्चन रिपीट होगा 2 साल में या 3 साल में, वो रिपीट होता ही है। तो अगर स्पेसिफिक क्वेश्चन भी रिपीट नहीं होता तो थीम्स रिपीट होती हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन पहले से बना लेना है। अगर आप चाहे वो लिख नहीं रहे हो न्यूज़पेपर वो नोटबुक में लिख नहीं रहे हो इंट्रोडक्शन कंक्लूजन पहले से बनाया हुआ, लेकिन जब आप PYQ पढ़ोगे उसके आंसर्स पढ़ोगे, और क्योंकि आप देखोगे PYQ रिपीट हो रहा है तो वो आंसर्स भी कहीं ना कहीं थोड़े से रिपीट होते हैं, तो वो इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन जो उस थीम का है एक बार आपके मन में बैठ जाएगा, और जब आप मॉक्स दोगे तो खुद ब खुद आएगा पेपर पे सामने। अगर नहीं आता तो आप मैं कहूँगा कि आप लिख लो एक बार, तो उससे क्या होता है एक अच्छा इंपैक्टफुल इंट्रोडक्शन तो मिलता है, कंक्लूजन तो मिलता है, और साथ में टाइम भी बचता है।
क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा एनालाइज करना पड़ता है। तो ये बात हो गई PYQ की और इंट्रोडक्शन कंक्लूजन की। और फिर ना एक क्वेश्चन काफ़ी आता है कि हम लोग 2 क्वेश्चन आते हैं, तो पैराग्राफ में लिखें कि पॉइंट्स में लिखें, क्या करें। तो यूजुअली मैं क्या करता था, कुछ क्वेश्चंस में पैराग्राफ में लिखता था, कुछ क्वेश्चंस में पॉइंट्स में लिखता था। जहाँ मुझे लगता था कि मेरे पास बहुत ज़्यादा ही मटेरियल है लिखने के लिए, तो मैं वहाँ प्रेफर करता था कि मैं पॉइंट्स में लिख लूँ। लेकिन जहाँ पे नॉर्मल या मॉडरेट अमाउंट ऑफ मटेरियल रहता था तो वहाँ पे मैं पैराग्राफ में ही लिखता था। दैट इज़ ऑब्वियस, क्योंकि ज़्यादातर लोग यही प्रेफर करते हैं कि ऑप्शन में आप पैराग्राफ में लिखें। और जब आप लिख रहे हैं तो जो स्कॉलर्स के नाम हो गए, बुक्स के नाम हो गए, इंपॉर्टेंट जो आपने कोटेशंस लिखे हैं उनको आप ब्लैक पेन से हाईलाइट कर दें, कि ऐसा ना हो कि आपने लिखा है और एग्जाम में मिस कर जाए चेक करने में। तो अच्छे से वो हाईलाइट हो, दिखे, तो आपको कर सकते हैं ब्लैक पेन से या ब्लू पेन से, जिससे भी आप करते हैं। और एक क्वेश्चन ये होता है कि हम लोग फैक्ट बेस्ड लिखें या एनालिसिस करें, या फिर हम लोग स्कॉलर्स के नाम डालें या हम बुक्स के नाम डालें, किस तरह से आंसर लिखें। मतलब एक क्वेश्चन मैंने देखा है ना, बच्चे बहुत ज़्यादा पूछते हैं। तो इसमें वही लगता है कि वो एक काफ़ी टर्म चला था ना पहले कि पैरालिसिस बाय एनालिसिस। तो एस्पिरेंट्स के साथ यही होता है, वो यही सोचते रह जाते हैं कि हम लोग इसमें एनालाइज करें या फिर हम इसमें फैक्ट बेस्ड लिखें। हम इसको एनालाइज करें, इसमें मतलब सिर्फ एनालिसिस लिखें, या फिर इसमें हम लोग स्कॉलर्स के नाम और बुक्स के नाम और ये सब लिखें। तो मैं तो ये कहूँगा कि देयर शुड बी हेल्दी मिक्स। और कुछ क्वेश्चंस होते हैं जहाँ पे आप स्कॉलर्स वगैरह कोट नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत आउट ऑफ द ब्लू क्वेश्चंस को आते हैं, तो उसमें आपको एनालाइज करके ही लिखना है, ऑब्वियसली, दैट इज ऑब्वियस। और इतना ना सोचें कि आपकी नहीं कि आप सोचने ही बैठ जा रहे हैं, 2-2 घंटे तक सोच रहे हैं कि इसको ऐसे लिखें कि वैसे लिखें। जस्ट सिट डाउन एंड जस्ट स्टार्ट राइटिंग। और जो आपका नेचुरल है ना वे ऑफ राइटिंग, आप उस तरह से लिखिए, ठीक है। अगर आप सोचते रहेंगे, अगर आप 300 सोचेंगे, मैं 350 नंबर लिया हूँ ऑप्शनल में टोटल, तो आप सोचते रहेंगे कि परफेक्शनिस्ट मुझे बनना है, तो आप कभी शुरू ही नहीं कर पाएंगे, है ना। तो परफेक्शनिज्म का मत सोचिए, आप बस ये सोचिए कि मैं जो लिख रहा हूँ उसको मैं धीरे धीरे स्मॉल स्टेप्स में बेटर करता रहूँ। तो जस्ट सिट डाउन एंड स्टार्ट राइटिंग। तो आई थिंक दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट PSIR, कि आपको लिखना है, आपको बैठना है, आपको आंसर राइटिंग करनी है। ऑल्दो मैं इतनी कर नहीं पाया था, मैं बोलता हूँ आपको आंसर राइटिंग करने के लिए मैं इतनी ज़्यादा नहीं कर पाया था। तो यही आपको देखना है कि ऑप्शनल आप टाइम से निपटा लो, और स्पेशली जो गैप होता है प्रीलिम्स और मेंस के बीच में, उसमें भी आप प्रोक्रेस्टिनेट ना करो कि ऑप्शनल बाद में कर लेंगे, क्योंकि मैंने ऐसे ही करा था और वो बात का फिर बाद ही हो जाता है, वो कभी बात आता नहीं है। तो फिर बड़ी मुश्किल से वो टेस्ट सीरीज होती है वो भी लैप्स हो जाती है। 8 टेस्ट सीरीज होती है, आपने 8-10 हज़ार रुपये दिए होते हैं और आप सिर्फ चार ही टेस्ट पेपर्स लिख पाते हैं, तो ऐसा हो जाता है। तो ये देखेंगे ऑप्शनल टाइम पे कंप्लीट हो जाए, क्योंकि ऑप्शनल इज वन थिंग दैट कैन मेक एंड ब्रेक। देखेंगे कई लोगों की सोशियोलॉजी में या इलेक्ट्रिकल, इस बार इलेक्ट्रिकल में काफ़ी अच्छे नंबर आए थे, 300+ काफ़ी लोगों के। तो कईयों का ऐसा होता है कि उनका GS इतना अच्छा नहीं होता, लेकिन ऑप्शनल में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस होता है, तो उनकी काफ़ी अच्छी रैंक आ जाती है। या फिर GS में भी आपका अच्छा है, ऑप्शनल में भी अच्छा है, तो फिर टॉप 10 टॉप 20 में आप आराम से आ जाए। तो आपको देखना है कि ऑप्शनल आपको अपना अच्छा बनाना है। और बाकी कई लोग होते हैं जो BA प्रोग्राम कर रहे हैं, BA पॉल साइंस ऑनर्स कर रहे हैं, या फिर कोई इग्नू से मास्टर्स भी कर रहे हैं, मास्टर्स इन पॉलिटिकल साइंस कर रहे हैं। तो आई थिंक जो आपको क्लास में पढ़ा रहे हैं उसमें अच्छे से ध्यान दें, क्योंकि कई लोग सोच रहे हैं कि यार ये क्लास में क्या ही प्रोफेसर पढ़ाएगा हमको, हम लोग तो कोचिंग में पढ़ेंगे या हम लोग कोचिंग में जाके पढ़ेंगे पॉल साइंस। तो ऐसा नहीं है, मुझे नहीं लगता कि अगर आप DU में पढ़ रहे हैं तो एटलीस्ट आपके प्रोफेसर से अच्छा कोई पढ़ा सकता है। तो अपनी क्लास में भी उतना ही ध्यान दें, स्पेशली जो वो आर्टिकल्स देते हैं या नोट्स में लिखवाते हैं, तो उस पर भी उतना ही ध्यान दें। और जैसा कि मैंने कहा था, आप मतलब एसेंशियल रीडिंग्स, एडिशनल रीडिंग्स देख सकते हैं DU की, तो आई थिंक दैट विल हेल्प यू अलॉट। और वही होता है कि बुक्स, अगर मैं बुक्स के नाम गिराने बैठूँगा आपको, तो रैनवेल ऑस्टन की बुक ही है, ठीक है। लोगों को एक ही बुक पता है, लेकिन उसने 2 बुक लिखी थी, उसके बाद भी लिखी, तो आप वो भी पढ़ सकते हैं। फिर क्या कहते हैं, ऑक्सफोर्ड की रीडर्स आती हैं, वो भी पढ़ सकते हैं, इंडियन फॉरेन पॉलिसी पे, इंडियन की सिक्योरिटी पॉलिसी पे है। फिर ऑक्सफोर्ड की हैंडबुक आती है, हैंडबुक गाइड, बहुत सारी बुक्स हैं। और अगर आप वो सारी बुक्स नहीं भी पढ़ते ना, बुक्स उठा लो, उनका प्रीफेस उठा लो, उनका इंट्रोडक्टरी नोट पढ़ लो, और जो उसके ऑथर्स ने आर्टिकल्स हैं, कई बार क्या होता है ना, जो उसमें आर्टिकल्स होते हैं और ऑथर्स जो अलग अलग आर्टिकल्स होते हैं शुरू में समराइज करके लिख देता है जो एडिटर होता है, और नहीं भी लिखता तो आप एक बार जल्दी से पन्ने पलट लो, आपको समझ में आ जाएगा। तो ये सब चीज़ें आप देख सकते हैं। और मैं ये कहूँगा कि ट्राई टू लिमिट योर रिसोर्सेज। कई लोग तो ऐसे होते हैं जो सिर्फ नोट्स पढ़ के ही 300+ नंबर ले आते हैं, नोट्स पढ़ते हैं और फिर बाकी न्यूज़पेपर वगैरह से जो करंट अफेयर्स अपडेट करना होता है वो करते हैं, तो दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल। तो टाइम कम है तो नोट से करो, टाइम ज़्यादा है तो फिर बुक से करो। तो दैट इज़ माई एडवाइस टू यू ऑल। थैंक यू वेरी मच, दैट वाज ऑल।